नमस्कार, जय हिंद सभी को। देखिए, जो राजस्थान का इतिहास के तहत मेवाड़ का इतिहास जो हम पढ़ रहे हैं, जिसमें मेवाड़ में दो वंशों के बारे में हमने अध्ययन किया था। तो एक बार ओवर रिव्यू बता देता हूँ आपको, और वीडियो को धीरे बना करके आराम से देखिए, समझिए। सारे प्रश्न जहाँ से पढ़ाने का प्रयास करो, सभी प्रश्नों का यहाँ से फुटअप होते हैं हर एग्जाम में। तो देखिए, मेवाड़ का इतिहास में दो वंश हुए हैं, एक तो गुहिल और एक हुआ है राणा या सिसोदिया। तो गुहिल वंश के तो जो संस्थापक था वो था गुहिलादित्य, जिनके रावल लगता है, और सिसोदियाओं के क्या लगता है, राणा लगता है। जिनमें से पहला कौन था, राणा हमीर, जिसे विषम घाटी पंचानन भी कहा जाता है। विषम घाटी पंचानन की उपाधि मिली हुई है। और इनमें से हमने गुहिलादित्य में एक तो मुख्य कौन होता है, बप्पा रावल, और एक जो लास्ट पद्मिनी जो प्रसंग है मेवाड़ का, जो पहला शाखा है रावल रतन सिंह, ये अंतिम राजा थे। तो यहाँ यह शाखा 303 में क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ये गुहिल वंशीय शाखा थी। इसमें तीन ही मुख्य राजा हैं, जेतर सिंह, क्षेम सिंह, सामंत सिंह, समर सिंह, वो भी राजा थे। लेकिन मुख्य रूप से एग्जाम पॉइंट व्यू की दृष्टि से तीन ही राजा हैं। और यहाँ राणा शाखा की, सिसोदिया वंश शाखा की बात करें तो इनमें ज़्यादातर वैसे अपने सामान्य भाषा में, व्यवहारिक भाषा में कूट भाषण कहता है कि यहाँ दादा ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो मुख्य रूप से मैं एक बार ओवरव्यू बताता हूँ। राणा हमीर के बाद में राणा खेता के बाद में राणा लाखा के बाद में जो शासक बना, जिसका एक तो विषम पितामह की उपाधि थी, जिसको कुंवर चूड़ा, ये इसका पुत्र था। एक था राघव देव सिसोदिया। और जो मारवाड़ की जो हंसा बाई थी, उससे विवाह हुआ था रणमल की बहन और राव चुंडा की पुत्री। तो उससे जो उत्पन्न पुत्र था वह था मोकल। तो उसके बाद में मोकल राजा बना। मोकल के बाद में जो राजा बना वह था कुंबा, और कुंबा के बाद में जो राजा बना वह था उदा के बाद में जो मुख्य रूप से राजा बना वह था रायमल, और रायमल के बाद में शासक बना। तो यहाँ से तो हम चर्चा कर ही रहे हैं। अब जो नेक्स्ट चैप्टर में जो राणा सांगा मुख्य रूप से पढ़ने वाले हैं, तो राणा हमीर, खेता, लाखा, मोकल, कुंबा, उदा और रायमल। और रायमल के जो तीन पुत्र थे, एक का नाम तो पृथ्वीराज सिसोदिया, और एक था जयमल, और एक था संग्राम सिंह, या यूं कहें राणा सांगा। ये तीन पुत्र थे। इन तीनों पुत्रों में से कुछ समय तो शासक पृथ्वीराज सिसोदिया रहता है, फिर जयमल अंत में आकर के फिर संग्राम सिंह ही बन जाता है, जो कहानी के मात्र से समझाएंगे, आपको प्रयास करेंगे। तो संग्राम सिंह शासक बनता है, फिर 1509 से और 1528 ईस्वी तक शासक रहता है संग्राम सिंह के बाद में विक्रमादित्य शासक होता है। विक्रमादित्य के बाद में एक दासी पुत्र जो बनवीर था, जो पृथ्वीराज सिसोदिया का दासी पुत्र था, बनवीर शासक बनता है। बनवीर के बाद में फिर उदय सिंह शासक बनता है मेवाड़ का, और उदय सिंह का फिर पुत्र कौन है, प्रताप, और प्रताप के अमर सिंह, और अमर सिंह के बाद में करण सिंह, फिर जगत सिंह प्रथम। तो इस प्रकार से शासनकाल होता है। तो देखिए दादा किस प्रकार से हैं कि प्रताप का जो दादा है वो कौन, संग्राम सिंह, और संग्राम सिंह सांगा का दादा कौन है, कुंबा, और कुंबा के बाद में लाखा, और लाखा के बाद में हमीर। इस प्रकार से मेवाड़ के इतिहास में जो राणा शाखा है, सिसोदिया शाखा है, उसमें जो हमारे एग्जाम पॉइंट व्यू की दृष्टि से है वो मुख्य रूप से कौन है, जो इतिहास में दादा हैं वही प्रसिद्ध हैं। जैसे हमीर तो खेता की कोई खास बातें नहीं है, फिर लाखा बहुत ज़्यादा बातें हैं एग्जाम पॉइंट व्यू की दृष्टि से हमने वीडियो में बताई हैं सारे जो भी हैं। फिर उसके बाद में मोकल का कोई इतिहास नहीं है। फिर कुंबा, बहुत सारी बातें हैं इसकी भी। फिर उदा का और रायमल का कोई इतिहास नहीं है खास। फिर किसका है, संग्राम सिंह का, और संग्राम सिंह के बाद में फिर प्रताप का है। तो इस प्रकार से
राणा शाखा में इनका अध्ययन करेंगे। और इसका हम राव रतन सिंह के बारे में पढ़ ही चुके हैं कि जो मेवाड़ का पहला शाखा हुआ था 1303 में, जो दिल्ली का सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी और चित्तौड़ का रावल रतन सिंह। तो इस प्रकार से देखिए आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सांगा, राणा सांगा या मेवाड़ों का जो इतिहास के तहत है। नेक्स्ट जो हमारा राजा कुंभा तक हम पढ़ चुके थे। कुंभा की हत्या मामादेव कुंड के उन्माद रोग हो जाने के कारण उसका पुत्र उसकी हत्या कर देता है। तो आज जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो है राणा सांगा या यूं कहें संग्राम सिंह। संग्राम सिंह जो 1509 से और 1528 ईस्वी तक क्या होता है, शासनकाल होता है। 1509 से 1528 ईस्वी तक। तो इस प्रकार से तो एक बार ओवरव्यू मैंने समझाया आपको किस प्रकार से कैसे। देखिए हम जो इससे प्री वीडियो में जो हम शासक पढ़ चुके हैं वो है कुंभा। कुंभा के बारे में हमने पढ़ा, गुजरात विजय, नागौर विजय, सारंगपुर की विजय इनके बारे में, और मांडू की विजय यानी मालवा की विजय के बारे में। तो कुंभा का जो शासनकाल होता है उसके तहत जो उसका पुत्र जो उदा इसकी क्या कर देता है, हत्या कर देता है। मामादेव कुंड नामक स्थान पर चित्तौड़ में ही है। तो ये मेवाड़ का क्या कहलाता है, पितृहंता शासक कहलाता है। मेवाड़ का पितृहंता शासक, ध्यान रखना, मेवाड़ का पितृहंता कौन है, उदा है। उदा के बाद में जो शासक बनता है वो कौन बनता है, इसका पुत्र रायमल। कौन बनता है, रायमल। तो रायमल शासक बन जाता है। रायमल के शासनकाल के दौरान ही यानी रायमल के 3 पुत्र होते हैं। एक तो होता है पृथ्वीराज सिसोदिया। इसके इतिहास में कुछ खास बातें हैं, रुचिकर बातें हैं, कुछ कहानियां हैं, कुछ मिथ्या घटनाएं भी हैं कि इसकी पत्नी तारा थी जो इतिहास में रूठी रानी भी कहा जाता है। एक रूठी रानी बीकानेर के शासक जो मालदेव था उसकी पत्नी उमादे थी, और एक तारा जो इसके नाम के ऊपर ही पृथ्वीराज सिसोदिया ने जो मैगजीन का दुर्ग है अजमेर में उसका नाम क्या रखा, तारागढ़ रखा। तो ये पृथ्वीराज सिसोदिया की थी। तो ऐसा कहा जाता है कि यह अपनी पत्नी तारा से बहुत प्रेम करता था। उस प्रेम के उन्माद में यह घोड़ों से भी तेज दौड़ता हुआ इससे मिलने पहुंच जाता है। तो इस कारण से इसे उड़ना राजकुमार भी कहा जाता है। उड़ना राजकुमार भी कहा जाता है। ऐसी घटनाएं हैं, प्रामाणिक हैं या नहीं इस बात की पुष्टि नहीं है, मिथ्या घटनाएं हैं। तो इसको उपाधि मिली हुई है पृथ्वीराज सिसोदिया को उड़ना राजकुमार की। इसके बाद में जो शासक बनता है वो है जयमल। इसका तीसरा पुत्र था, ध्यान रखना, रायमल के पुत्र हैं कौन है, जयमल। और तीसरा जो पुत्र है छोटा ही छोटा वो था संग्राम सिंह या यूं कहें राणा सांगा। संग्राम सिंह या राणा सांगा। तो हुआ इस प्रकार से कि इनका तीनों का एक चाचा था जिसका नाम था सारंगदेव। कहीं कहीं सारंगधर नाम भी मिलता है। तो सारंगधर चाचा की सहायता से कि तीनों में से मेवाड़ का भावी राजा कौन बनेगा इसको लेकर के बहस हो रही थी। तो चाचा इनमें न्याय करने हेतु एक किसी भविष्य बताने वाले के पास ले जाता है और पूछता है कि भाई इनमें से तीनों राजकुमारों में से भावी राजा कौन बनेगा। तो वह जो भविष्य बताने वाला था वह संग्राम सिंह का नाम लेता है कि भावी राजा मेवाड़ का यह बनेगा। ऐसे में तीनों में झगड़ा हो जाता है राजगद्दी को लेकर के। तो हाँ, तो जैसे तैसे करके सारंगदेव के द्वारा इनको शांत मध्यस्थता से शांत किया जाता है। लेकिन फिर इनको इस बात की पुष्टि करने के लिए वह एक भीमल गांव की चारणी के पास ले जाते हैं। भीमल गांव की चारणी थी, चारण जाति की एक कोई पूजा निकालने वाली, भविष्य बताने वाली थी। तो उसके पास जाते हैं तो किसी गुफा में पूजा में व्यस्त थी। तो ऐसे में तीनों जाते हैं। तो पहले गुफा में अंदर पृथ्वीराज सिसोदिया जाता है। तो वहीं किसी ऊंची सी चौकी देखकर उसके ऊपर विराजित हो जाता है कि जब आएगी तब पूछेंगे। फिर जयमल जाता है तो जयमल भी कहीं नीचे चबूतरे में बैठ जाता है। फिर बाद में अंत में संग्राम सिंह गुफा के अंदर जाता है, पहुंचता है। तो ऐसे में संग्राम सिंह को कहीं जगह नहीं मिलती है बैठने की। तो यह एक बाघ की खाल पड़ी होती है, तो उस बाघ की खाल को बिछा करके उसके ऊपर ही बैठ जाता है संग्राम सिंह।
चारणी अंदर से आती है, चाचा सारंगदेव के द्वारा उससे पूछते हैं कि भाई इनमें से तीनों राजकुमारों में से मेवाड़ का भावी राजा कौन बनेगा। तो ऐसे में वह चारणी कहती है कि भाई पहले पहले गुफा के अंदर कौन आया। तो कहते हैं प्रथासुदन कहा कि मैं आया, कि चलो कोई बात नहीं। तो ऐसे जैसे जैसे बातचीत होती है उनके मध्य में, अंत में आकर के विमल जो चारणी थी वह कहती है कि बाकी खाल पर कौन बैठा हुआ है। तो सब नीचे देखते हैं तो सिसोदिया तो कहाँ बैठा हुआ था, चौकी के ऊपर, और जयमल नीचे चबूतरे के ऊपर बैठा हुआ था। ऐसे में संग्राम सिंह बाकी खाल पर बैठा हुआ था। तो वह संग्राम सिंह कहता है कि मैं बैठा हूँ। तो वो कहती है कि भावी जो मेवाड़ का शासक है वह यही बनेगा। ऐसे में उन तीनों भाइयों में राजगद्दी को लेकर के, उत्तराधिकार को लेकर के झगड़ा होता है, और इस झगड़े के अंतर्गत संग्राम सिंह की एक आंख फूट जाती है या चली जाती है। ऐसे में वह यहाँ से जैसे भी तैसे बच करके और भागता है, और भाग करके वह जो अजमेर रियासत थी उस दौरान आप नोट कर ले आए सब चीज़ों को। तो यहाँ से भाग करके वह एक अजमेर रियासत का शासक था करमचंद पंवार के पास पहुँचता है। पहले तो जो राव बीका था इसके पास पहुँचता है, राव बीका की सहायता से फिर वह करमचंद पंवार के पास पहुँचता है। करमचंद पंवार इसकी खूब सहायता करता है, इसको जागीर देता है और इसे आश्रय प्रदान करता है। जब अंततः जो पृथ्वीराज सिसोदिया और जयमल की जैसे तैसे शासनकाल समाप्त होता है, इनकी मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश, तो अंततः रायमल के द्वारा राणा सांगा को बुलाकर के 1509 में क्या करवाया जाता है, राज्याभिषेक करवाया जाता है। तो मेवाड़ का भावी राणा कौन बना फिर 1509 में, राणा सांगा। और मेवाड़ के इतिहास में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो खूबसूरत ऐतिहासिक पल है वो राणा सांगा के ही है। राणा सांगा बहुत इम्पोर्टेंट शासक है एग्जाम पॉइंट व्यू की दृष्टि से भी, और इतिहास में पढ़ने लायक शासक के रूप में भी राणा सांगा है। देखिए राणा सांगा की जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो इस प्रकार से, पहली बात तो ये कि 1509 से 1528 तक क्या रहता है, इसका शासनकाल रहता है। और इसकी पत्नी एक कर्मावती, जो आपको इतिहास में पता है कि हुमायूं के पास में राखी भेजी थी सहायता के लिए गुजरात के बहादुर शाह के आक्रमण के दौरान, तो इसकी पत्नी रानी कर्मावती थी। तो जहाँ साका या जौहर की बात आ रही तो बीच में से मैं 5 मिनट लूँगा आपकी। साका और जौहर क्या होते हैं ये सब पता ही आपको, कि जौहर अग्नि में या जल में अपनी अस्मिता को, अपने शान शौकत को बचाने के लिए राजपूत वीरांगनाओं के द्वारा, रानियों के द्वारा अग्नि में या जल में कूद करके प्राणों का न्यौछावर कर देना, प्राण त्याग देना जौहर कहलाता है। और इसी के साथ साथ जब राजपूत सरदार या राजा केसरिया पगड़ी पहन करके, केसरिया वस्त्र या पगड़ी पहन करके युद्ध मैदान में प्राण न्यौछावर कर देना, वीर गति को प्राप्त हो जाना, इसको कहते हैं केसरिया। जब ये दोनों ही घटनाएं एक साथ घटित होती हैं तो इसे कहा जाता है शाका, ध्यान रखना। तो ऐसे में हम मेवाड़ के शाका की बात करें कि मेवाड़ पर जो शाका हुए हैं वो 3 शाका हुए हैं मेवाड़ पर, ध्यान रखना। पहला शाका हुआ था 1303 में, और दूसरा शाका हुआ था 1534 में, और तीसरा शाका हुआ था 1567 और 68 में, ध्यान रखना। जब 1303 में जो शाका हुआ उस समय मेवाड़ के राजा थे रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ। इनकी पत्नी पद्मिनी के नेतृत्व में क्या हुआ, जौहर हुआ। और आक्रमणकारी शासक कौन था, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। जब 1534 में हुआ शाका तो तब रानी कर्मावती का अल्पवयस्क पुत्र विक्रमादित्य शासक था, यानी सांगा का अल्पवयस्क पुत्र कौन था, विक्रमादित्य का था, शासक था। और कर्मावती के नेतृत्व में क्या किया गया, जौहर किया गया। और शासक जो गुजरात का था बहादुर शाह, वह आक्रमणकारी था, बहादुर शाह, ध्यान रखना है। 1567-68 में तीसरा शाखा हुआ, वह उस समय जो राजा या शासक था वह था उदय सिंह, जो गोकुंदा चला जाता है। मेवाड़ के दुर्ग चित्तौड़गढ़ की चाबियां जयमल और फत्ता सिसोदिया को सौंप करके, जयमल राठौड़ था एक तो,
इसको, और एक फत्ता सिसोदिया सरदार था, इन दोनों को सौंप करके दुर्ग का भार और स्वयं कहाँ चला जाता है, गोकुंदा चला जाता है। और जो जोहर करने वाली थी वह थी फत्ता सिसोदिया की पत्नी फूलकमल, यह जोहर करने वाली थी। और आक्रमणकारी शासक कौन था, अकबर, दिल्ली का बादशाह अकबर था। तो ये मेवाड़ के इतिहास में, चित्तौड़ के इतिहास में 3 शाखा हुई हैं, तीनों शाखाओं का क्रम इस प्रकार से है, ध्यान रखना है, नोट कर लेना है और वीडियो को फ्यूज करके स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब बात करते हैं हम राणा सांगा की। तो राणा सांगा किस प्रकार से शासक बना इसके बारे में बताई दी आपको। पत्नी ताराबाई थी और अजमेर दुर्ग का जो परकोटा है उससे इसी के नाम पर तारागढ़ दुर्ग रखा गया, पृथ्वीराज सिसोदिया की। इसके बाद में जो शासक है वो है राणा सांगा। तो राणा सांगा की बातें करते हैं हम, एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो राणा सांगा का जन्म वैसे कुंभलगढ़ दुर्ग में ही हुआ था, राज्याभिषेक कुंभलगढ़ दुर्ग में ही हुआ था, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और करमचंद पवार की सहायता से यह क्या बनता है, शासक बनता है। ध्यान रखना, करमचंद पवार की सहायता से। यह करमचंद पवार युद्ध में भी साथ देता है, बाद में जब सांगा युद्ध लड़ता है तो उस समय। और कुछ उपाधियां हैं, एग्जाम पॉइंट की दृष्टि से अगर हम टॉपिक बना करके पढ़ना चाहें तो टुकड़े कर लेते हैं कि राणा सांगा को कौन कौन सी उपाधियां मिली हुई है। पहली तो है, इसे सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता है, सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके शरीर के ऊपर 80 घाव थे। लगभग कितने घाव थे, 80 घाव थे। पहला घाव तो मैंने आपको बताया कि जब भीमल चारानी के पास ये जब जाते हैं भविष्य पूछने के लिए, तब उसकी एक आंख फोड़ देता है बड़ा भाई पृथ्वीराज सिसोदिया। और खातौली और बांडी के युद्ध में एक हाथ और एक पैर भी चला जाता है। और खानवा के युद्ध में यह बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। इस कारण से इसे सैनिकों का भग्नावशेष भी कहा जाता है। और दूसरी उपाधि, इसे हिंदूपत बादशाह भी कहा जाता है, हिंदूपत बादशाह भी कहा जाता है। किसे, राणा सांगा को हिंदूपत बादशाह भी कहा जाता है। और जो राजपूतों में एक विशेष प्रकार की प्रथा प्रचलित है जिसे कहा जाता है पाती पर्वन, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रथा को पुनर्जीवित या अपने परवान पर या उपयोग में किसने लिया, वो था राणा सांगा। पाती पर्वन परंपरा किसने निभाई थी या चलाई थी, राणा सांगा ने। ये होती क्या है कि पाती पर्वन के द्वारा कोई उच्चस्थ राजा या श्रेणी में उच्च राजा के नीचे छोटे सरदार या राजा या शासक युद्ध करने आए, निमंत्रण देता उनको, तो इस प्रकार की परंपरा पाती पर्वन कहलाती है। तो राणा सांगा जब बाबर से युद्ध करता है तब वह पाती पर्वन परंपरा के तहत राजपूताना के सभी राजाओं को युद्ध करने हेतु निमंत्रण देता है, उनको आमंत्रित करता है। तो यह थी पाती पर्वन परंपरा जो राणा सांगा के द्वारा चलाई गई। तो राणा सांगा के बारे में ये कुछ खास इंपॉर्टेंट बातें थी। अब उपाधियां देख ली इसकी। तो अब नेक्स्ट जो टुकड़े हैं उसमें उसके अंतर्गत है, अब इसके कुछ सैनिक अभियान देखते हैं। सैनिक अभियान का मतलब युद्ध देखते हैं। तो व्यवहारिक दृष्टिकोण से यूं कहूं, युद्ध कौन कौन से लड़े, आड़ू तरीके से बताऊं तो देखिए, जो मेवाड़ है, थोड़ा सा के एक प्रारूप बना रहा हूं मैं, राजस्थान चतुर्भुजाकार आकृति है राजस्थान की इस प्रकार। तो यहाँ क्या है, मेवाड़ है, मेवाड़ रियासत है। और यहाँ कौन सी रियासत थी, दिल्ली सल्तनत। समझना इसको ध्यान से, दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत के ऊपर मैंने आपको पहले बताया था, सल्तनत काल के दौरान इसके ऊपर 5 वंशों का शासन रहा था, जिसमें आपको मैंने बताया था गुलाम वंश, गुलाम वंश के बाद में खिलजी वंश, खिलजी के बाद में खिलजी वंश के बाद में तुगलक वंश, सैयद वंश और फिर है लोधी वंश। तो लोधी वंश का जो अंतिम शासक था वह था राजा इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी। ध्यान रखना, थोड़ी सी ट्रिक के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। इब्राहिम लोधी, और इब्राहिम लोधी के साथ में
फरगना का शासक था बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। वह पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर देता है। फिर बाद में कौन बन जाता है दिल्ली का शासक? बाबर, जो मुगल वंश की स्थापना करता है 1526 में। पानीपत का युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 को। और यहाँ मेवाड़ का शासक कौन है? राणा सांगा। अब समझिए ध्यान से, राणा सांगा 5 युद्ध लड़ता है। कौन कौन से? खातोली का युद्ध, बांडी का युद्ध, गागरोन का युद्ध, और इसके बाद में बयाना का युद्ध, और फिर अंतिम लड़ता है खानवा का युद्ध। ध्यान से समझना, 5 युद्ध लड़ता है, 4 जीतता है और 1 हार जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अंतिम जो युद्ध है वह हार जाता है। इतना इंपॉर्टेंट शासक है। तो जब सांगा सैनिकों का भगनाओं से हिंदूपत बादशाह है, इतना इंपॉर्टेंट मेवाड़ का शासक है, तो जो सांगा को हरा रहा है कौन? बाबर। इसका मतलब वो भी मजबूत शासक है। तो बाबर और सांगा और इब्राहिम लोदी। देखिए जो पहले के 2 युद्ध हैं, तो दिल्ली का जो पहले का सुल्तान है उसके साथ हुए। ध्यान रखना, खातूली का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? राणा सांगा, इब्राहिम लोदी। बांडी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य। और एक यहाँ रियासत थी जो भारत के मध्य में ही है। कौन सी रियासत थी? मालवा रियासत थी। और मालवा रियासत के यहाँ पास में ही राजस्थान के दक्षिण में हाड़ौती के पठार पर एक दुर्ग है झालावाड़ में, इसका नाम है गागरोन का दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? गागरोन का दुर्ग। तो उस गागरोन के दुर्ग को लेकर के ही युद्ध हुआ था। गागरोन के दुर्ग को लेकर के ही युद्ध हुआ था। तो गागरोन का दुर्ग, तो ये किसके मध्य हुआ युद्ध? गागरोन का शासक था महमूद खिलजी द्वितीय, महमूद खिलजी सेकंड। आपको याद रहे जब कुंभा पढ़ाया था तब उसमें बताया था कि जो मांडू या मालवा का शासक था, ये भी मालवा, ये बात इतनी सी कि यहाँ पर गागरोन पर शासक है कौन? महमूद खिलजी द्वितीय। जब मालवा या मांडू का शासक था महमूद खिलजी प्रथम। तो इसका जो दादा था कुंभा, उसने महमूद खिलजी प्रथम को पराजित किया, कैद किया, 6 महीने तक बंदी बनाए रखा और बाद में छोड़ दिया। इस कारण से उसकी ख्याति फैल गई थी। अब इसी प्रकार सांगा भी मांडू या गागरोन के शासक को क्या करता है? पराजित करता है, कैद करता है, बंदी बनाता है 6 माह तक और बाद में क्या करता है? उसे छोड़ देता है। इस कारण से राणा सांगा की ख्याति आसपास के राजाओं में बहुत ज्यादा फैल जाती है, प्रफुल्लित हो जाती है। और इसके बाद में जो 2 युद्ध है लास्ट के, वो जो लास्ट में जो शासक बना दिल्ली का उसके साथ होते हैं, यानी कि बाबर के साथ। बयाना का युद्ध राणा सांगा और बाबर के मध्य, और खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के मध्य। अब तारीखों की बात करें तो खातौली का युद्ध होता है 1517 में, बांडी का होता है 1518 में, गागरोन का होता है 1519 में, बयाना का होता है 27 में और खानवा का होता है 27 में, यानी 1527 में। दोनों युद्धों में 1 माह का अंतर होता है। तो इन खानवा और बयाना के तारीखें तो ध्यान रख लेना है। यह 17 मार्च 1527 को होता है, यह 16 फरवरी 1527 को होता है। 1 महीने का अंतर होता है। हाँ, ये फरवरी में होता है, सॉरी, बयाना 16 फरवरी को होता है, यह 17 मार्च 1527 को होता है। इस प्रकार से ध्यान रखना है। तो खातौली का 1517 में होता है, बांडी का 1518 में होता है, गागरोन का 1519 में होता है, बयाना का 1527 में और खानवा का 1527 में। तो इस प्रकार से पहले के 4 युद्धों में तो राणा सांगा विजयी होता है, अंत के खानवा के युद्ध में राणा सांगा की पराजय होती है, यानी बाबर की जीत होती है, जिसमें बाबर युद्ध करने का कारण भी बताता है। वैसे कारण पुष्ट नहीं होते हैं, उनकी प्रामाणिकता नहीं होती है, क्योंकि बाबर अपनी पुस्तक जो तुर्की भाषा में लिखी गई थी बाबरनामा, उसमें यह कारण बताता है कि राणा सांगा इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए उसे आमंत्रित करता है और सहायता देने का वचन भी देता है। तो राणा सांगा सहायता नहीं करता है पानीपत के युद्ध में, इस कारण से बाबर उस पर आक्रमण करता है, यह कारण बताता है। लेकिन यह कारण पुष्टि नहीं होती, क्यों? क्योंकि जब पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में, उससे पहले तो है 1517 और 1518 में खातौली और बांडी के युद्ध में सांगा इब्राहिम लोदी को 2 बार पराजित कर चुका था। तो ऐसे में पराजित कर चुका है तो फिर बाद में वह अन्य शासक को आमंत्रित क्यों करेगा युद्ध करने के लिए?
इस कारण से। तो ये कारण क्या है व्यवहार में कारण यही है कि बाबर एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, साम्राज्यवादी व्यक्ति था। वो छोटी सी रियासत तो फरगना थी उस पर अधिकार करके रहे, ऐसा शासक नहीं था। तो महत्वाकांक्षी होने के कारण यह आक्रमण करता है। और बाबर की बातें हम मुगल काल में ज्यादा पढ़ेंगे कि बाबर पहली बार आक्रमण कब करता है, कैसे करता है। आज हम सिर्फ राणा सांगा तक ही सिमट कर रखते हैं टॉपिक को। तो राणा सांगा के द्वारा ये प्रमुख युद्ध लड़े गए, जीते गए और अंतिम खानवा युद्ध में वह क्या होता है, पराजित होता है। किससे? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर से। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी खानवा के युद्ध की। खानवा युद्ध के बारे में बहुत ज्यादा प्रश्न भी आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम पॉइंट व्यू की दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट है राणा सांगा, इसलिए ये सारी बातें याद करना जरूरी है। इसलिए वीडियो ज्यादा लंबा होगा तो देखना ही पड़ेगा, उसको तो सहन करना ही पड़ेगा, धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। तो अब बात करते हैं खानवा के युद्ध की। खानवा जो स्थान है रूपवास तहसील भरतपुर में है। कहाँ पर है, कौन सा जिला? भरतपुर जिले में है। तो खानवा के युद्ध में बाबर के जीतने के दो ही कारण थे। दो कारण कौन कौन से ध्यान रखना? पहला कारण तो ये है कि उसका तोप खाने का प्रयोग, तोप खाने का प्रयोग पहला तो ये है जीतने का कारण। और दूसरा है उसका कारण तुलुगनुमा युद्ध पद्धति, तुलुगनुमा युद्ध पद्धति जो बाबर ने मंगोलों से सीखी थी। तो ये प्रमुख रूप से उसके कारण रहे खानवा के युद्ध में जीतने के। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च 1527 को भरतपुर जिले में है, रूपवास तहसील में। तो खानवा का युद्ध किस किस के मध्य हुए समझ गए आप? राणा सांगा और दिल्ली का बादशाह कौन था? बाबर के मध्य में। और जो मैंने आपको बताया था कि पाती पर्वन परंपरा चलाई, उस पाती पर्वन परंपरा के द्वारा राणा सांगा के नीचे युद्ध करने कौन कौन आए थे, ये प्रश्न ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है पाती पर्वन के द्वारा। एक तो आमेर का आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न आ चुका है। आमेर का कौन था? पृथ्वीराज कछवा। आमेर से कौन आया था? पृथ्वीराज कछवा आया था। आमेर से जो शासक आया था वो था पृथ्वीराज कछवा। और मेड़ता से, जो मेड़ता नागौर है, आपने पढ़ा होगा, उसी समय की बातें हैं, क्योंकि जो राणा सांगा का पुत्र है बड़ा भोजराज, उससे मीरा का विवाह होता है। मीरा का बचपन का नाम पेमल था। तो भोजराज जो मीरा के पिता थे रतन सिंह, मेड़ता के ही क्या थे? सरदार थे। तो मेड़ता से कौन आया था? मेड़ता से रतन सिंह, ध्यान रखना। तो रतन सिंह कौन थे? मीरा के पिता। और गजनेर से अशोक परमार, जो मैंने कहा था कि राणा सांगा की सहायता भी की थी प्रवास के दौरान, जब भाइयों में उत्तराधिकार संघर्ष होता है तब। तो गजनेर से था अशोक परमार, अशोक परमार। और वागड़ से उदय सिंह था। वागड़ से कौन था? उदय सिंह। तो इसमें आमेर वाला खास इंपोर्टेंट है। और एक जो इंपोर्टेंट है वो है मारवाड़ से, ध्यान रखना है, मारवाड़ से खास इंपोर्टेंट है। क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि आप पुस्तकों में पढ़ोगे कि राव गांगा का पुत्र मालदेव, तो ऐसे में संशय हो जाता है गांगा था मालदेव था। ध्यान रखना, मालदेव आया था। राव गांगा का पुत्र कौन था? मालदेव, जिसने गिरीश सुमेर का युद्ध भी लड़ा था शेरशाह सूरी के साथ में, जिसमें शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। और इसके जो दो वीर सेनानायक थे, सेनापति थे, जेता और कुप्पा, वो मालदेव के थे। तो मालदेव आया था 4000 की सेना लेकर के, ये भी ध्यान रखना है, मारवाड़ से। और एक आपको ध्यान रखना है कौन? चंदेरी का जो दोस्त था इसका, जो गागरोन का युद्ध हुआ था इसी को लेकर के हुआ था। चंदेरी का शासक था मेदिनी राय, उसको गागरोन का जो किला वह जीत करके मोहम्मद खिलजी द्वितीय से इसको दे देता है, उसका सेनापति या किलेदार बना देता है। तो चंदेरी का जो शासक था वह था मेदिनी राय, मेदिनी राय। और एक मारवाड़ का, एक आमेर का। और एक इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि जो युद्ध मैदान के दौरान एक तो अग्रिम युद्ध करने वाली सैनिक टुकड़ी होती है, एक पश्चिम भाग में पीछे युद्ध करने वाली सैनिक टुकड़ी होती है। तो आगे आगे जो युद्ध करती है उसे कहते हैं हरावल दस्ता, और पीछे पीछे युद्ध करने वाला जो सैनिक टुकड़ी होती है उसे कहते हैं चंद्रावल दस्ता। तो जो हरावल दस्ते में राणा सांगा के में था, हरावल दस्ते में यानी आगे आगे जो युद्ध करने वाली जो टुकड़ी थी सैनिक टुकड़ी, उसका सेनापति था हकीम खां सूरी, हसन खां मेवाती। हकीम खां सूरी तो राणा प्रताप का होता है, हसन खां मेवाती।
जो अलवर जिले में इसका देवरा भी क्या बोलते हैं उसको तो बना हुआ है। तो हसन खां मेवाती थे, अरावल दस्ते के सेनापति, किसके, राणा सांगा के कौन से युद्ध में, खानवा युद्ध में। तो ये प्रमुख रूप से पातिक पर्वन परंपरा के दौरान राणा सांगा के नीचे युद्ध करने आते हैं बाबर के विरुद्ध, ध्यान रखना इसको। और इस युद्ध में आपको पता होना चाहिए कि जब बयाना जो भरतपुर में है, भरतपुर में एक किला है जो मैंने आपको बताया था कि 16 फरवरी 1527 को बयाना में, बयाना दुर्ग कहाँ पे, भरतपुर में, तो बयाना में बाबर के सैनिकों ने बयाना दुर्ग पर कब्जा कर लिया था। इस बात का पता चला राणा सांगा को, राणा सांगा सेना लेकर के जाता है और उन सैनिकों को, मुगल सैनिकों को बहुत जबरदस्ती से, यानी कि बहुत भयंकर तरीके से मारकाट करता है और उनको वहां से खदेड़ देता है। तो उस मारकाट से देख करके राजपूतों की और सैनिक क्या होते हैं, घबरा जाते हैं और युद्ध करने से इनकार कर देते हैं, किसको, बाबर को। और बाबर युद्ध करने के लिए उनको क्या करता है, प्रोत्साहन करता है एक विशेष वक्ता के रूप में। जैसे वर्तमान में नरेंद्र मोदी के द्वारा लोगों को बहुत भाव विभोर कर दिया जाता है, बार बार अपनी ही पीठ थपथपा करके। तो ऐसे में राणा बादशाह बाबर के द्वारा अपने सैनिकों को एक अच्छे वक्ता के रूप में क्या करता है, वह भी प्रोत्साहन करता है। क्या कहता है कि जो उनके मुगल सैनिकों से कर लिया जाता था, तो वह कहता है कि मैं तुम्हारा तमगा कर समाप्त कर दूंगा, कि तुमसे क्या नहीं लूंगा, कर नहीं लूंगा। जो सैनिकों से कर लिया था, कौन सा, तमगा कर। फिर भी सैनिक नहीं मानते कि नहीं, हम तो युद्ध नहीं करेंगे उनसे। तो वह कहता है कि मैं शराब भी छोड़ दूंगा, कि वह शराब पीता था, कि शराब भी क्या कर दूंगा, छोड़ दूंगा। फिर भी नहीं मानते, फिर कहता है मैं तुम्हें नगद कर दूंगा, वो भी कितना, अधिक कर दूंगा, अधिक वेतन, कर नहीं वेतन, तुम्हें अधिक वेतन दिया जाएगा, युद्ध किया जाएगा। फिर भी नहीं मानते हैं, तो वह फिर उस युद्ध को क्या करता है, जिहाद घोषित करता है। जिहाद मतलब धर्म युद्ध घोषित कर देता है, यानी कि ईश्वर के लिए, धर्म के लिए युद्ध करना है तुम्हें। इससे सारे के सारे मुगल सैनिक तैयार हो जाते हैं और नारे तकबीर के साथ युद्ध की घोषणा कर देते हैं। तो जिहाद घोषित किया गया, किस युद्ध को, खानवा के युद्ध को। और इसी दौरान वह कहता है कि अगर युद्ध जीते तो गाजी कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, गाजी कहलाएंगे, और हारे तो क्या, शहीद कहलाएंगे, हारे तो शहीद कहलाएंगे। इस प्रकार से बाबर अपने सैनिकों में मनोबल को ऊंचा करता है, उनके मनोबल को बढ़ाता है, युद्ध करने के लिए तैयार करता है। तो गाजी उपाधि धारण करता है कौन से युद्ध के बाद में, खानवा के युद्ध के बाद में। कौन है, राणा सांगा। गाजी का मतलब होता है गैर मुस्लिमों का विनाशक या हिंदू विनाशक, इसका मतलब होता है। तो ये सब खानवा युद्ध के दौरान होती है। कौन से युद्ध के बाद में, बयाना युद्ध के बाद में और खानवा युद्ध के पूर्व की घटनाएं हैं। अब ऐसे में अब आते हैं युद्ध मैदान में। तो युद्ध मैदान में आपने जान लिया कि सारे राजपूत सरदार युद्ध खानवा के मैदान में जाते हैं। जो तुलुगनुमा पद्धति है वो आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए दिमाग में किस प्रकार युद्ध होता है। कि देखिए जैसे ये युद्ध का मैदान है, तो इधर बाबर ने पहले तोप लगा दी है, तोप खाना था, इसके बाद में कुछ सैनिक, और इसके बाद में अश्वारोही, इसके बाद में गजारोही, इसके बाद में स्वयं बाबर है। बाबर के साथ में उसका पुत्र हुमायूं है और एक सेनापति और होता है। तो ये पीछे है युद्ध मैदान में। और इसके बाद में एक टुकड़ी रिजर्व रखी गई है, एक टुकड़ी इस तरफ सेना की क्या रखी गई है, रिजर्व रखी गई है। और राणा सांगा के द्वारा स्वयं हाथी के ऊपर, पहले आगे आगे कौन है, राणा सांगा है युद्ध मैदान में, और फिर बाद में क्या है, पीछे सेना है, तीर कमान वाले, पैदल सैनिक है, अश्वारोही है, गजारोही है, इस प्रकार से। तो ऐसे में राणा खुद मैदान में आगे आगे हैं, और तो इस कारण से ये तुलुगनुमा पद्धति है। तो ये सैनिक जब आगे बढ़ेंगे और इधर तोप खाने का प्रयोग हो रहा है, तो ये सैनिक इनको पीछे से घेर लेते हैं। तो ये पद्धति कहलाती है तुलुगनुमा युद्ध पद्धति। तोप खाने और तुलुगनुमा युद्ध पद्धति के माध्यम से ही खानवा के युद्ध में बाबर विजय प्राप्त करता है। राणा सांगा युद्ध मैदान में घायल हो जाता है। घायल होने की अवस्था में उसके राज चिन्ह यानी मुकुट, राज चिन्ह कौन धारण करता है, इसके लिए आपको ट्रिक ध्यान रखनी है। देखो जो हमारे अल्फा बीटा के शब्द होते हैं ना, ABCD, उसके अंदर का ध्यान रखना कि ए जो प्रताप का था वो तो था बीदा या मन्ना, और
सांगा का था वो था अज्जा। तो ध्यान रखिए ए पहले आएगा बी पहले आएगा, यानी ए पहले आएगा एम पहले आएगा, तो ध्यान रखना है ए पहले आता है। तो झाला अज्जा, झाला अज्जा राणा सांगा का घायल होने के दौरान क्या करता है, राजमुकुट या राज चिन्ह धारण करता है, युद्ध लड़ता है। और घायल अवस्था में राणा सांगा को युद्ध से बाहर लाया जाता है, कहां पर, कालपी नामक स्थान पर। कौन से स्थान पर, कालपी नामक स्थान पर। और यहां से जब उसको होश आता है तो वह पूछता है कि युद्ध का क्या हुआ। तो सरदार कहते हैं कि युद्ध तो हम हार गए हैं, लेकिन उसको विश्वास नहीं होता है, वह फिर खड़ा होता है, युद्ध करने के लिए चल पड़ता है। तो ऐसे में उसको खबर लगती है कि जो चंदेरी का शासक मेदिनी राय था, वो जब उसकी सहायता करता है तो बाबर उसके खिलाफ युद्ध करने जा रहा है 1528 में। चंदेरी का युद्ध सुना होगा, मेदिनी राय के मध्य, बाबर और मेदिनी राय के मध्य। तो ऐसे में उसकी सहायता हेतु जब सांगा जाता है तो सरदार कहते हैं कि उसे युद्ध मैदान में क्षति ना हो सैनिकों की, उसे जहर देकर के हत्या कर देते हैं और मांडलगढ़ में उसे दफनाया जाता है। तो मांडलगढ़ में क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है, किसकी, राणा सांगा की। राणा सांगा की मांडलगढ़ में छतरी बनी हुई है। तो ये प्रमुख रूप से शासक था राणा सांगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में आए और तो कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छा प्रयास करेंगे आपके लिए बढ़िया तरीके से प्रस्तुत करने का। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।